SRO 202 में क्या होने वाला है, ये चिंता उन तमाम बच्चों को सता रही है जिन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए या SSRB के जरिए या किसी और मोड से तहत लगाया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं रिवोक होगा, कुछ बच्चों के बीच में ये भ्रांति है कि शायद इसे मुकम्मल तौर पर रिवोक किया जाएगा, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेंड होगा। लेकिन समझना ये है कि कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं। अगर SRO 202 के कुछ प्रोविजंस को म्यूटेटस म्यूटेंडिस स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 के अंदर उन कुछ प्रोविजंस को रखा गया है, तो ये साफ दर्शाता है कि रिवोक होने के चांसेस बड़े कम हैं। होगा क्या, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं शेख शकील, एडवोकेट शेख शकील। ये इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कानूनी तौर पर क्या कुछ पॉसिबल है। शेख साहब, खबर आ रही है कि SRO 202 को रिवोक किया जाएगा, और कानूनी तौर पर क्या इस SRO की रिवोकेशन पॉसिबल है, और अगर इसके प्रोविजंस नए SRO में इसके प्रोविजंस डाले गए हैं और म्यूटेटस म्यूटेंडिस का लिखा गया है उसमें, तो क्या रिवोकेशन की पॉसिबिलिटी है, आपसे समझना चाहूँगा। जुनैद जी, सबसे पहले मैं आपको, आपकी पूरी टीम को, जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी को और वो तमाम लोग SRO 202 की त्रुटियां निकाली, उसकी कमज़ोरियां हाईलाइट की और उन तमाम कैंडिडेट्स की ग्रीवेंसेस को हाईलाइट किया, आप सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपका बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन है जिसका जवाब सभी पूछना चाहते हैं कि क्या जो हिंट्स आ रहे हैं, जिसे कहते हैं ना राइटिंग ऑन दी वॉल, जिसे हम कहते हैं, बड़े खुशाइन सिग्नल आ रहे हैं। ये सिग्नल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो कांस्टेंट हैमरिंग जिसे कहते हैं, मैं ये कहूँगा, जो हुई है सरकार की, और जिस तरीके से तमाम लोगों ने, मैंने कहा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड इन दिस यूनियन टेरिटरी, और हमारा जो यूथ है पर्टिकुलरली, जिस तरीके से उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है, इसे कहते हैं एक डेमोक्रेटिक तरीके से इस SRO के ख़िलाफ़, मुझे लगता है कि शायद सरकार को मजबूर किया है इस बात के ऊपर सोचने के लिए कि ये जो एक, मैं से कहूँगा ड्रैकोनियन कानून जिसे कहते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, मुझे लगता है कि सरकार के लिए इसको पूरा रिवोक करना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ रिलैक्सेशंस जो हैं, मुझे लगता है सरकार इसमें कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो ज़रूर पूरा रिवोक करती है। तो अगर आप देखेंगे कि जो जून 2015 में इस SRO को नाम क्या दिया गया, इट वाज ए स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स। तो वो जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की गई है वो तो इसी SRO के तहत की गई है। तो अगर आप SRO को ही क्वैश कर देंगे तो इट मीन्स कि जो वैकेंसीज आइडेंटिफाई हुई, जिन वैकेंसीज को फिलअप किया गया, इसका मतलब वो सारा प्रोसेस इलीगल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन होगा क्या, जो मुझे लगता है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, जो मुझे होना भी चाहिए, मुझे लगता है कि सरकार जो है, जो कंसिस्टेंट प्रेशर जो सरकार के ऊपर पड़ा, कि जिस तरीके से सरकार ने ये कहा कि 5 साल तक इन लोगों को प्रोबेशन करनी है, 5 साल तक इनको सिर्फ बेसिक या कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी, कोई डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई सिटी कंपनसेटरी अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई जिसे कहते हैं कि बाकी जो अलाउंसेस GP फंड मिलता है या जो भी मेडिकल के जो बेनिफिट्स मिलते हैं, तो 5 साल के लिए इन तमाम बच्चों को, इन तमाम कैंडिडेट्स को महरूम रखा गया था। और मुझे लगता है यही है कि इंशाल्लाह ये जो कंडीशंस हैं जो 10 के अंदर हैं, SRO 202 के अंदर, मुझे लगता है कि सरकार इसमें बच्चों को राहत देने जा रही है। शायद जो 5 साल की जो प्रोबेशन है उसको 2 साल किया जाए, शायद एनुअल इंक्रीमेंट इमीडिएटली लगा दी जाए, और इसके अलावा जो डियरनेस अलाउंस हैं, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हैं, जिस तरह बाकी लोगों को मिलते हैं, मुझे लगता है शायद सरकार उस लाइन के ऊपर सोच रही है, क्योंकि यही कॉन्स्टेंटली इसी डिमांड को जो है बार बार जो है जुनैद साहब प्रोजेक्ट किया गया। शकील साहब, जैसे आपने कहा, अब एक चीज़ और समझना चाहूँगा, लीगल, मैंने बेसिकली डिक्शनरी खोली, वहाँ मतलब समझा इसका, आपसे समझना चाहूँगा लीगल कॉनोटेशन क्या है, लीगली इसका क्या मतलब है कि जो नया क्लास 4 रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, उन रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या होगा, यानी SRO 202 के अंदर जो ये प्रावधान है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, क्या मतलब है?
जुनेद साहब, आप इसका ये मतलब मैं आसान भाषा में, जो कि मेरे भाई मेरी बहनें जो देख रही हैं, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्टली जो SRO 202 के जो प्रोविजंस हैं और वो जो सेक्शंस मेंशन की गई हैं, सेक्शन 8, 9, 10, 11, ये जो नई पॉलिसी आई है उसमें भी अप्लाई होगा। ये जो क्लास 4 की पॉलिसी है, मींस यही रूल जो क्लास 4 नया लड़का या लड़की सिलेक्ट होगी, ये जो स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स अभी 2020 को जो भी आए हैं, तो उसके अंदर भी जो जुनेद साहब रिक्रूटमेंट की जाएगी, उसमें भी ये SRO 202 के ये जो सेक्शंस हैं, जिसके तहत 5 साल की प्रोबेशन, सॉलिडेटेड सैलरी, पहले 5 साल कोई इंक्रीमेंट नहीं, पहले 5 साल कोई जिसे कहते हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस या डियरनेस अलाउंस, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये जो फ्रेश रिक्रूटमेंट ड्राइव जिसे कहते हैं शुरू की गई है, जिसमें कहा गया है कि 10,000 जिसे कहते हैं कि क्लास 4 लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, तो उन लोगों की भी जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी यही सेक्शंस जो हैं, म्यूटेटस म्यूटेंडिस शैल अप्लाई टू दोज रिक्रूटमेंट्स आल्सो। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी बदलाव SRO 202 के अंदर इन प्रावधानों के अंदर आता है, वो बदलाव सीधा सीधा उनका उस रिक्रूटमेंट पर भी लागू हो जाएगा। मुझे लगता है कि एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि जब मेन पेरेंट एक्ट जो है, जब उसकी वो सेक्शंस अगर उस अदला बदली जो होगी, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो क्लास 4 जो स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स हैं 2020 के, मुझे लगता है कि वही जो तरमीम है वो यहाँ पे भी लागू होगी। शकील साहब, एक और चीज़ इसमें समझना चाहूँगा आपसे कि जब केस ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है, KPS ऑफिसर्स को, JKPS ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है, JKS करता है, जम्मू कश्मीर जुडिशल सर्विसेज के लिए रिक्रूट करता है, जम्मू कश्मीर रेवेन्यू सर्विसेज के लिए रिक्रूट करता है, वही लेक्चरर भी रिक्रूट कर रहा है, वही डॉक्टर भी रिक्रूट कर रहा है। लेकिन लेक्चररों को और डॉक्टरों को ये कहता है कि जी आप तो SRO 202 के तहत रिक्रूट होंगे, लेकिन बाकी बाबू लोग तमाम जो हैं उनको हम जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होती है उस तरीके से रिक्रूट करेंगे, उनका अप्रोबेशन वही होगा जो कानून के मुताबिक है। आपसे समझना चाहूँगा, क्या आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी एक तरह से ज्यादती की? गजटेड नौकरियां 2 स्टूडेंट्स में बांटी, एक टॉपर था वो लेक्चरर लग गया, एक नंबर 2 पे था वो केस अफसर लग गया। तो केस वाले को कहा तू पूरी तनख्वाह ले ले, और ये बेचारा जो लेक्चरर लगा ऐसे कहा 5 साल तक पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी। इस ज्यादती को क्या कोर्ट ने कभी नोटिस नहीं किया? क्यों नहीं इस चीज का भी स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया गया? लिया जाना चाहिए था। कंसर्न आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, एक्सप्लॉयटेशन है ये। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, एक्सप्लॉयटेशन क्यों है? ये तमाम एक्शन जो है, इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये मैं आपको एक चीज़ कहूँगा। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई, हमारे प्रेम्बल में कहा गया है इक्वालिटी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। आप देखिए, मैं भी जिस पोस्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, इक्वलेंट पोस्ट पे एक दूसरा आदमी काम कर रहा है, लेकिन वो पूरे पे ग्रेड में काम कर रहा है, मैं पूरे पे ग्रेड में काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो क्रिएट की गई है, हालांकि इसको सरकार बड़े की कोशिश करती है कि भाई आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए था, जब आपको मालूम था कि एडवर्टीजमेंट की ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मैं आपको एक बार फिर ये कहूँगा, जो स्टेट है वो एक डोमिनेंट एम्प्लॉयर है जिसे कहते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि हमारे कैंडिडेट्स के पास कोई चारा नहीं है जुनेद साहब करने के बाद। और आप ये देख रहे हैं कि एक बड़ी खुशाइन बात है कि इतने कॉलेजेस हैं, 141 डिग्री कॉलेजेस हमारी यूटी में बन चुके हैं ये जुनेद साहब। ये मैं आपको बता दूं, थैंक्स टू आवर पॉलिटिशियंस। हर एक ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कॉलेज ले गए, हालांकि वहाँ टीचर नहीं है। ये मैं आपको साफ बात होना है, सब एकेडमिक अरेंजमेंट होना। लेकिन चलिए, फिर भी हम कहते हैं एजुकेशन एट डोर स्टेप। लेकिन मैं शकील साहब, इसमें जैसे आपसे मैंने पूछा एकेडमिक, हालांकि SRO 202 का मामला है जी, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि 1,25,000 वो मुलाजमीन जिन्होंने कोई कंपटीशन फेस नहीं किया, हालांकि वो लोग कई बार नाराज भी होते हैं, जी आप क्यों कहते हैं हमने कंपटीशन फेस नहीं किया? हमने किया। क्या कंपटीशन फेस किया जनाब? उसके नंबर मुझसे ज़्यादा थे, मेरे नंबर उससे ज़्यादा थे, इसलिए मैं सिलेक्ट हो गया। शकील साहब, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, संविधान इसकी बात करता है, और संविधान साफ तौर पे ये कहता है कि आप कंपटीशन की बुनियाद पर सिलेक्ट करिए जिसको करना है। 1,25,000 बच्चे लगाए गए,
और 1,25,000 बच्चों को आर्जी नौकरियां दी गई और ये यकीन दहानी कराई गई कि आपको कभी न कभी पक्का कर दिया जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट पीछे सेट हो गया 1994 में। क्या आपको नहीं लगता कि उन तमाम लोगों को एक्सपोज करने की एक वाइट पेपर इशू करने की ज़रूरत है कि ठीक है, इन्हें तो आप रेगुलराइज करना अब आपकी मजबूरी है क्योंकि ये लोग इतनी बड़ी तादाद में हैं, और दूसरा अगर आप इन्हें नाराज़ करेंगे तो लगभग 10 लाख वोट आपका जो है वो फ़ौरन दूसरी तरफ हो जाएगा, तो कोई नाराज़ नहीं करना चाहेगा। आपसे जानना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता वाइट पेपर इशू करने की ज़रूरत है सरकार को, पता तो चले वो कौन से अफसर हैं, वो कौन से नेता थे जिन्होंने ये 1,25,000 लोग बिना किसी रिक्रूटमेंट स्कीम के, बिना किसी कंपटीशन के लगाए। जुनेद साहब, 100% नहीं 120% आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के नाम पे बंदर बांट हुई हमारी अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। और मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारी इस यूटी में सबसे बड़ी अट्रैक्शन सरकारी नौकरी है। अगर आप पीएचडी हैं और आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपकी मैट्रिमोनियल मार्केट में कोई कदर नहीं है। लेकिन आप 10+2 हैं और आप रहबरे तालीम हैं तो लड़की आपके साथ शादी करने के लिए तैयार है, ठीक है, क्योंकि आप 3 साल के बाद या 5 साल के बाद रेगुलराइज हो जाएंगे टीचर। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा इसको अमेंड करें कि मैट्रिमोनियल मार्केट में माँ बाप के सामने आपकी कीमत बन जाती है, लड़की के सामने बने न बने माँ बाप के सामने कीमत बन जाती है, भाई ठीक है ये कीमती घोड़ा है अब क्योंकि इसकी नौकरी लग गई। जुनेद साहब, मैं और एक बात कहूँगा, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं जुनेद साहब, आप तो ये तो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड थे, किसी को एक्से ने लगा दिया, किसी को एससी ने लगा दिया या वर्क्स मिनिस्टर ने लगा दिया। लेकिन आप मुझे वो चीज़ बताइए जो लोग डायरेक्ट अंडर सेक्रेटरी लगे, आप मुझे मुझे उनकी भी तो बात करने दीजिए ना। जो इन्फ्लुएंशियल माँ बाप के बच्चे थे, वो लोग जो डायरेक्ट जिसे कहते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर लगे, में इंडक्ट हो चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं वो आईएएस में भी इंडक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और वो लोग कौन हैं? और इस मसले में जुनेद साहब मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, मैं इसके लिए कंटेम्प्ट भी फेस करने के लिए तैयार हूँ। हमारे हाई कोर्ट जजों ने भी कोटा लिया है इसमें। हमारे हाई कोर्ट जजों के भांजे भतीजे प्रोटोकॉल ऑफिसर लगे, उनके बच्चे अंडर सेक्रेटरी लगे, उनके बच्चे जो हैं ईटीओ लगे, ठीक है। ये हाई कोर्ट के हमारे कुछ जजेस ने ये कोटा लिया। व्हाट टू टॉक ऑफ पॉलिटिशियंस। मैं क्यों हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ? क्योंकि वो हमारा टेम्पल ऑफ जस्टिस है। कोटा किसी ने नहीं छोड़ा, ये मैं आपको बताऊंगा। हमारे जो मिनिस्टर थे उन्होंने अपने बच्चे, साले सालियाँ जिसे कहते हैं, आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि, लेकिन एक बहुत लंबी लिस्ट है। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ, वाइट पेपर शाया होना चाहिए। अब होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि 10-10, 15-15, 20-20 सालों से वो लोग लगे हुए हैं। दे आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। उन लोगों की वजह से सेक्रेटरीट पूरा भरा हुआ है। दे आर एट द टॉप स्लॉट्स एंड दे आर कॉलिंग द शॉट्स राइट नाउ आल्सो। लेकिन एक चीज़ मैं आपकी बिल्कुल मुतफिक हूँ, इसी हाई कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट्स भी दी और कुछ लोगों को नौकरियों से भी बाहर निकाला। कुछ जजमेंट्स मेरी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन की दुख्तर, फार्मर चेयरमैन, उसको हाई कोर्ट ने रास्ता दिखाया। हमारे जम्मू कश्मीर के साबका वजीर तालीम, उनके बेटे को रास्ता। प्रोमिनेंट जो जजमेंट्स हमारी हाई कोर्ट की हैं, जिसमें इन वीवीआईपी के किथ एंड किन्स को हाई कोर्ट ने कहा ए बैकडोर अपॉइंटी who has come through back door and he has to go through the same door। ये मैं आपको कहूँगा। क्या आपको लगता है कि इसका भी स्यू मोटो कॉग्निजेंस अगर हाई कोर्ट लेगी और सरकार से ये कहेगी कि हमें फ़ौरन बताइए कि आपने 1,25,000 बच्चों के गले पे जो छुरी चलाई है, ज़रा बताइए छुरी चलाने वाले लोग कौन थे और आप इनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? क्या आपको लगता है कि चीफ जस्टिस गीता मित्तल को ये जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं इसका स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेकर सरकार पूछना चाहिए कि ये 1,25,000 लोग कौन हैं, इन्हें किसने लगाया था, कब लगे थे, किन ऑर्डर्स के तहत लगे थे? क्या आपको नहीं लगता कि इसका स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत है? देखिए जुनेद साहब, हमारी जो कोर्ट्स हैं, मैं ये कहूँगा हमारी कोर्ट्स को डेफिनेटली, देखिए दे हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आवर हाई कोर्ट, ठीक है। एंड हमारी हाई कोर्ट जो है डेफिनेटली इश्यूज़ की कॉग्निजेंस लेती है। और मुझे लगता है देयर इज़ ए नीड टू सेट एन एग्जाम्पल इन दिस यूनियन टेरिटरी, ताकि कोई भी शख्स, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो, मैं ये कहूँगा कि प्रोमिनेंट
ब्यूरोक्रेट है, उसको 10 बार सोचना चाहिए कि मैं एक क्लास 4 नौकरी के लिए भी को कॉन्ट्रेरी रिक्रूटमेंट पॉलिसी, कॉन्ट्रेरी टू आर्टिकल 14 एंड 6 आने की हिम्मत ना करे। और डेफिनेटली ये लोग जो मैं ये कहूँगा कि चोर दरवाजे के थ्रू लगे हुए हैं, थ्रू बैकडोर लगे हुए हैं, इनकी पूरी लिस्ट जो है रियासत के प्रोमिनेंट चैनल्स पे, आपके पोर्टल्स पे, लीडिंग न्यूज़पेपर्स पे इन लोगों के नाम छपने चाहिए। किस शख्स ने लगाया और उन क्या एप्लीकेशंस इनवाइट की गई, किसकी एंडोर्समेंट के ऊपर लगे, किस चीफ मिनिस्टर ने लगाया, किस कैबिनेट मिनिस्टर ने लगाया, किस पॉलिटिकल पार्टी ने लगाया और किसके अपॉइंटमेंट हुई। पीपल हैव ए राइट टू नो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट शेख शकील। आपने साफ तौर पर इनकी बात सुनी कि एक वाइट पेपर की ज़रूरत भी है ताकि ये तो पता चले कि ये जो 1,25,000 के करीब मुलाजमीन हैं जो बैकडोर से आए हैं, इनकी नौकरियों को रेगुलराइज करने के लिए एसआरओ है, मगर ये मालूम तो पड़े कि कौन लोग थे वो जिन लोगों ने इन्हें मुलाजमत दी थी। एक और बात यहाँ पर आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी किसी की रोज़ी रोटी लग गई तो इसमें गलत क्या है। गलत ये है, गलत तरीके से जब रोजी रोटी लगेगी आने वाले वक्त में, आप ये सोचिए जो उस नौकरी पे काम कर रहा है, कल जब आपके बच्चे की नौकरी इसी तरीके से कोई बैकडोर वाला खाएगा तो आप भी सड़क पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। दीजिए इजाजत, आदाब।